नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के लेक्चर में हम लोग नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो नवंबर मंथ का स्टार्ट हो गया है, तो वीकली करंट अफेयर्स में हम लोग एक एक करके जो है सारे करंट अफेयर्स को कवर अप करते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि फर्स्ट वीक में कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। देखिए, आप लोग जानते हैं सब लोग कि ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा कभी ना कभी न्यूज में रहता ही है ना। सब लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है और ये अब तो और ज्यादा न्यूज में आने लग गया है। इसके ऊपर काफी ज्यादा बहस हो रही है, डिबेट्स हो रहे हैं। ठीक है, ये हमेशा से इशू रहा है। तो अभी का क्या हुआ है कि जैसे उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने एक बार इसको ड्राफ्ट करने के लिए बोला था, ऐसे ही गुजरात की सरकार ने भी इसको लागू करने के लिए जो है वो एक बोला है कि एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। तो हमसे पता है क्या पूछे जाएगा? हमसे एक तो इस पे सवाल जो है वो ज्यादातर आपसे, जो अगर आप मेंस की तैयारी कर रही हैं, जैसे बीपीएससी मेंस हो गया, या फिर आगे चल के आप मेंस की एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि आपसे विचार पूछे जाएंगे कि क्या आपको लगता है कि हमें इसको लागू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का पूरा आपसे यहाँ पर सवाल किया जाएगा, समझे? तो आपसे ये वाला टॉपिक जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होगा जो मेंस का पर्सपेक्टिव है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं पहले तो ये टॉपिक कहाँ से आया, किस तरीके से इसके पीछे के फैक्टर्स क्या थे। देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये पता है कहाँ से शुरू हुआ? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड 1835 में जो है ब्रिटिश की जो सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने यहाँ पर समान नागरिक के लिए यूनिफॉर्म कोड के लिए यहाँ पर बात करी थी। ठीक है, उन्होंने बोला था कि जितने भी हमारे क्राइम से जुड़े हुए या फिर एविडेंस हैं, इन सब चीजों से जो भी हैं, इन सब पे क्या करना चाहिए, एक समान जो है वो कोड बनाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 1941 में जो है एक बी एन राव कमिटी, बी एन राव आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा अपने एग्जाम के लिए, है ना? बी एन राव के बारे में पढ़ा है ना सब लोगों ने? बी एन राव कौन थे? बी एन राव एक समय में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी हुआ करते थे। ठीक है, बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी थे। साथ ही साथ ये व्यक्ति आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सिलेक्ट होने वाले भारत की तरफ से पहले जज भी थे। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में सब लोग बताइए कि अभी तक आईसीजे में भारत की ओर से कितने जजेस जा चुके हैं और क्या प्रेजेंटली अभी भी कोई जज वहां पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए वापस आते हैं। 1941 में जो बी एन राव है, ये एक कमिटी ब्रिटिश की सरकार बनाती है ताकि क्या किया जा सके, जो भी ब्रिटिश रूल है उसमें हम यहाँ पर हिंदू लॉज को एक साथ यहाँ पर लिख सके। ठीक है, और फिर इसको करते करते 1956 में हिंदू पर्सनल लॉ या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट को यहाँ पर पास किया जाता है, जो कि ये एक लॉ होगा जो एक ही, जो भी हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं और जैन हैं, उनके लिए यहाँ पर पर्सनल लॉस का काम करेगा। लेकिन जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं एंड पारसी हैं, उनके लिए अपने अलग से पर्सनल लॉज रहेंगे। समझे बात को? ठीक है, यहाँ पर पता है शुरुआत कैसे हुई थी? आप लोगों ने सबने सुना है शाहबानो केस के बारे में, है ना? तो यहाँ पर शाहबानो केस जो 1985 में आया था, जो कि मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, राजीव गांधी के एरा में जो केस निकल के आया था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पार्लियामेंट को ये डायरेक्शन दी थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे बनाया जाना चाहिए।
ठीक है, तो यहां से ये चीज निकल करके शुरू हुई थी। ठीक है, अब पता है आपसे इसके ऊपर मेंस में भी सवाल किया जा सकता है, आपको उसके लिए भी आंसर अपना फ्रेम करना होगा। आपको यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। आपको इस वाई का जवाब देना होगा। इससे क्या प्रमोट होगा, आपको वो सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। ठीक है, जेंडर जस्टिस, इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, लॉस का सिंप्लीफिकेशन हो जाना, एक ही लॉ सब पे अप्लाई होगा, चाहे वो मैरिज हो, डिवोर्स हो, अडॉप्शन का केस हो, उसके लिए। तो आपने ये भी एग्जाम में समझाना है। और साथ ही साथ मैं आपको इसके अप्लाई होने के चैलेंजेस भी बता दूं। इसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास काफी चैलेंजेस भी आते हैं, जिसमें से सबसे पहला चैलेंज आता है आर्टिकल से जुड़ा हुआ। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 क्लॉज बी, आर्टिकल 29, ये सारे आर्टिकल जो हैं वो हमारे लिए चैलेंज बनते हैं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंटेशन करने में चैलेंज की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप एक यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, बाकी अभी मैं प्रेजेंटली बात करूं तो हमारे भारत में गोवा एक ऐसी स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग सोचेंगे कि बाकी भारत में नहीं है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो गोवा में क्यों लागू हो गया। तो ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में लागू किया है सरकार ने। एक्चुअली में जो पोर्चुगीज थे, वो आपको पता है गोवा को, उनका ही राज था उसके ऊपर। हमने तो 1961 में ऑपरेशन विजय को परफॉर्म करके जो है गोवा को अपने अंडर किया था 36 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो वहां पर गोवा में ऑलरेडी जब हमने कैप्चर किया, उससे पहले ही गोवा में पोर्चुगीज ने वहां पे लागू किया हुआ था गोवा फैमिली लॉ 1870 में। ठीक है, और 1961 में जब हमने गोवा को लिबरेट किया पोर्चुगीज से, तब से ही हमारे पास है और तब से ही ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ। ठीक है, जो पूरा ये लॉ है ना, ये एक लॉ की बात करता है कि भाई हर एक को यहाँ पर एक ही जो है वो कॉमन लॉ यहाँ पे होना चाहिए। समझते हैं ना सब लोग, यूनिफॉर्म, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, कास्ट से बिलोंग करता हो, रिलीजन और लॉ का कोई लिंक नहीं होना चाहिए। टॉपिक्स जैसे कि मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, ठीक है, चाइल्ड का अडॉप्शन हो गया या सपोर्ट हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी का कोई केस हो गया, इन सब में रिगार्डलेस ऑफ दी उस पर्सन का रिलीजन क्या है, ये एक लॉ जो सब पे अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 44 डीपीएसपी में भी शामिल है। ठीक है, ये हमारा लिबरल प्रिंसिपल का हिस्सा है। ये सब फैक्ट तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, सबने पॉलिटी पढ़ी है यहाँ तक तो, राइट। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इन सब चीजों की बात करता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आज के समय में बहुत ज्यादा नियम है, पहले उत्तराखंड की गवर्नमेंट की वजह से और अब गुजरात की गवर्नमेंट की वजह से। तो या तो ये एक सवाल बन सकता है कि जो ये पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये रिसेंटली कौन सी स्टेट अप्लाई करना चाहती है, या फिर मेंस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मैं ये ज्यादा बताऊंगी कि मेंस के रिस्पेक्ट में ये वाला पूरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको पूरा अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, इसके फेवर में, इसके अगेंस्ट में, हर एक के लिए पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं। बाकी मैं भी इसके ऊपर जो है एक वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर, सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कैसे आपको आंसर फ्रेम करना है। बीपीएससी मेंस के लिए भी ये सवाल किया जा सकता है, तो उसके लिए भी मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी यहाँ पर। तो उसको भी हम लोग एक तरीके से लिखना सीखेंगे कि हम इस आंसर को कैसे फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा तो हम इसके फेवर में और इसके चैलेंजेस के ऊपर और लास्ट में कंक्लूजन में हम कैसे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आप पूरा ये रीड कर लीजिएगा, इस पूरी स्लाइड को, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस पूरे को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। वैसे मैंने समझा दिया, बट एक बार आप रीड भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाला आर्टिकल है, मोरबी ब्रिज। आई होप सबको पता ही है, सबने सुना है, पर इसके फैक्ट्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप लोग सुनेंगे। ये है वो मोरबी ब्रिज का एरिया। ठीक है, जहाँ पे गुजरात में मोरबी ब्रिज, जो कि कौन से रिवर पे बनी हुई है, रिवर माचू, वहां पे जो बनी है, करीब करीब 141 लोगों ने वहां पर अपनी जान गंवाई है, जो कि ब्रिटिश के टाइम पीरियड में बनाई गई थी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ। देखिए, ये जो पूरी एक ब्रिज है, इसका नाम है झूलतो पुल। ठीक है, इसको लोकली झूलतो पुल के नाम से जाना जाता है। मोरबी डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है, वहां पे ये काफी ज्यादा लोग यहाँ पे इसको देखने जाते हैं, काफी अच्छी अट्रैक्शन बनी हुई है ये। जो पैदल यात्री हैं उनके लिए बना हुआ है।
ये जो ब्रिज है ये 1879 में स्टार्ट की गई थी। किसने बनवाई थी ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मोरबी के ठाकुर साहब ने बनवाई थी। नाम था उनका सर वाघजी रावजी। इनके द्वारा बनाई गई थी। ये पूरी जो ब्रिज है ये 233 मीटर्स की जो ब्रिज है यहाँ पर, ठीक है, 233 मीटर्स की बनी हुई ब्रिज। ये ब्रिज कहाँ पे बनी हुई है? माछू रिवर के ऊपर। ये दरबारगढ़ पैलेस और लाखदीजी इंजीनियरिंग कॉलेज को कनेक्ट करती है। ठीक है, ये ब्रिज जो है 150 लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल है। लेकिन क्या हुआ, 500 लोग जिसमें वुमेन चिल्ड्रन सब थे यहाँ पर आ गए। कुछ वहां पर छठ पूजा परफॉर्म करने के लिए आए थे। जो ब्रिज 150 लोगों का कैपेबिलिटी रखती है वहां पर 500 से ज्यादा लोग आ गए, तो वो ब्रिज क्या हो गई, वो वहां पर क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। ये ब्रिज ऑलरेडी 2 साल से बंद थी। ये रेनोवेशन हो रही थी यहाँ पर। ये ब्रिज वैसे भी बंद थी, लेकिन यही है, ये ब्रिज को ओपन कर दिया गया ना। और इस ब्रिज के लिए ना ही कोई सेफ्टी टेस्ट लिए गए, ना ही कोई फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया, फिर भी इस ब्रिज को ओपन कर दिया गया। समझ रहे हो? तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, ये सारे फैक्ट। अब हमसे क्या पूछा जा सकता है? माछू रिवर, क्योंकि कौन से रिवर पे बनी हुई है? माछू रिवर। अब माछू रिवर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है? ये माछू रिवर कौन सी दिशा में फ्लो करती है? नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है ये। ईस्ट वेस्ट नहीं है, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, पहली चीज। दूसरी चीज है, रिवर कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिनेशन, इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है मादला हिल्स। माडला हिल्स या मादला हिल्स से ये ओरिजिनेट होती, राइट। तो हमें ये पूरा पूछा जा सकता है कितना बड़ी रिवर है ये, झूलतो पुल के में से ही यहाँ नीचे से ये फ्लो करती है ये रिवर। तो ये जो सस्पेंशन ब्रिज है या ये इस तरीके की जो ये ब्रिज थी, इस पे हमारे सवाल किए जा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी न्यूज में आ गई है काफी ज्यादा, सो मैं यही कहूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर काफी ज्यादा। और सस्पेंशन ब्रिज की अगर मैं बात करूँ तो जो ब्रुकलिन ब्रिज है यूएसए में, वो भी इसका ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज, बीम ब्रिज, टाइड आर्च ब्रिज, ये भी काफी टाइप के रिवर्स होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट माछू रिवर हो जाएगी, विच आई विल से कि आप माछू रिवर को जरूर करके जाइएगा। ठीक है, इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हो गया, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, आईएमटी ट्रिलट। ट्रिलैट या फिर ट्रिलट में पढ़ सकते हैं इसको। हमारी इंडियन नेवी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीआईबी से ली गई इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आईएमटी का क्या मतलब है? आईएमटी का यहाँ पर मतलब है इंडिया, मोजाम्बिक एंड तांजानिया। ठीक है, अब आपको ये मैं बता दूं कि मोजाम्बिक एंड तांजानिया की लोकेशन क्या है। मोजाम्बिक एंड तांजानिया की लोकेशन है अफ्रीका। ओके, ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ये वहीं की पिक्चर है इस बार की। ठीक है, ये अफ्रीका में लोकेटेड दोनों कंट्रीज हैं। ठीक है, कहाँ पे की गई है? ये की गई है तांजानिया के दर इस सलाम में। ठीक है, इसे हम कहते हैं आईएमटी। आईएमटी समझ में आ गया? ट्रिलट का मतलब ट्राइलैटरल, तीन यहाँ पर जो है वो कंट्रीज की थी। हमारे इंडिया में कौन यहाँ पर रिप्रेजेंट करा था इसको? आईएनएस तरकश। आईएनएस तरकश एक और जगह भी आपने पढ़ा है अक्टूबर मंथ में मेरे ही साथ। मैंने ही आपको अक्टूबर मंथ में यहाँ पर इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद हो तो। आईएनएस तरकश याद करिए, इब समर एक्सरसाइज याद कीजिए। आई से इंडिया, बी से ब्राजील, एस ए से साउथ अफ्रीका, एम ए आर से मैरीटाइम। याद आया सब लोगों को? ये आप लोगों ने पढ़ा था। क्या है, हम यहाँ पर ये सब क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ पर ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो पूरा मैरीटाइम रीजन है, इंडियन ओशन है, उसमें हम यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। और जो हमारा एक मिशन सागर है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। हमारा मिशन सागर याद है सबको? मिशन सागर काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। याद रखना है आपको मिशन सागर के बारे में भी। बता देती हूँ मैं यहाँ पर आपको, मिशन सागर एक बार देखेंगे मिशन सागर को भी। 1 मिनट रुकेंगे। मिशन सागर, पहले तो सागर की फुल फॉर्म आपसे सीधा पूछेंगे। सागर की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होती है? सागर की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द ऑल इन रीजन। ठीक है,
सागर, जो कि 2015 में लॉन्च किया था भारत की सरकार ने, ताकि हम इंडियन ओशन रीजन को यहाँ पर सिक्योरिटी उसमें बढ़ावा दिया जा सके, मैरीटाइम रीजन को, क्योंकि अब हम किस पे फोकस कर रहे हैं, ब्लू इकोनॉमी, राइट। तो उसी के तहत इसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है आईएमटी थ्रिलर, तीनों को याद रखना है। आपसे सिर्फ करंट अफेयर में इतना ही पूछा जाएगा। हाँ, अगर आपसे मान लीजिए आपका जो मेंस का क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव, जहाँ पे आपको आंसर्स लिखने होते हैं, वहां पर अगर आपका कोई ऐसे आ जाता है ब्लू इकोनॉमी पर, या फिर एक क्वेश्चन बन के आ जाता है कि ये ब्लू इकोनॉमी क्या है और भारत इसको प्रमोट करने के लिए, इसको एनकरेज करने के लिए क्या कदम उठा रहा है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द इंडिया टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी, तब आप इसमें इन एक्सरसाइज, इन मिशन, इन सब का मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली अभी यहाँ पर नागालैंड में जो है फर्स्ट बर्ड डॉक्यूमेंटेशन इवेंट, पक्षी प्रलेखन कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। तो हमसे सवाल क्या पूछेगा कि कौन सी यहाँ पर अभी जो है नागालैंड में, या फिर कौन सी ऐसी स्टेट है भारत की जहां पर बर्ड्स के लिए यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया गया है, समझे? तो ये एक फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, तोखू एमोंग बर्ड काउंट। ये आपसे एक जो एक सीधा पूछा जाएगा कि तोखू एमोंग बर्ड काउंट क्या है, कौन सी स्टेट कर रही है। तो नागालैंड इसको यहाँ पर प्रिपेयर कर रही है, और ये आपको डेट्स भी मैंने लिखी है यहाँ पर, 4 से 7 नवंबर तक ये पूरा एक पब्लिक इवेंट होगा, जहाँ पे सारी की बर्ड्स की डिटेल, बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर नागालैंड के लोग आएंगे, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, ठीक है, आउटसाइडर्स भी यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे सेलिब्रेट करा जा रहा है, वोखा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, यहाँ पर इस पूरे को बनाया जाएगा। तोखू का मतलब पता है क्या होता है? तोखू वर्ड का मतलब ही होता है हाउस टू हाउस कलेक्टिंग टोकन्स एंड गिफ्ट्स, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसा नहीं सिर्फ यही किया जाएगा, काफी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर और फेस्ट डांस करना, ठीक है, सॉन्ग्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पर परफॉर्म की जाएगी, ठीक है भाई। इस पूरे को याद रखिएगा। बर्ड्स बर्ड्स जो है, नागालैंड को हम फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, पता है आप चीजों को, आपको इस चीज के लिए नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एमर फाल्कन सबसे ज्यादा मिलेंगे। प्लस बर्ड्स बर्ड्स हमारा बर्ड्स जो हैं वो IUCN की कौन सी कैटेगरी के लिस्ट में आते हैं, ठीक है, ये आते हैं लीस्ट कंसर्न में। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके लीस्ट कंसर्न में यहाँ पर इनको काउंट किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये सीधा इससे पूछा जाएगा, इससे आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ जो एक MCQ वाला पेपर होता है ना, सिर्फ उसी के लिए पूछा जाता है, बाकी इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर थोड़े से फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सीधा पूछा जाएगा कि कौन सी गवर्नमेंट में लक्ष्मी भंडार स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया था और उसने अभी स्कॉच अवार्ड यहाँ पर जीता है, कौन सी सरकार ने? तो स्कॉच अवार्ड 2022 जो ये दिया गया है, ये कौन सी स्टेट को दिया? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। स्कॉच अवार्ड 2022 यहाँ पर किसको दिया गया है, ठीक है। तो उनकी ये जो वेस्ट बंगाल की एक स्कीम है, ठीक है, वो स्कीम को दिया गया लक्ष्मी भंडार स्कीम। क्या चीज है ये लक्ष्मी भंडार? नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर काम करती है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का बेसिक काम है लक्ष्मी भंडार स्कीम के अंदर, ठीक है। जो भी हेड ऑफ द फैमिली होगी, वुमेन हेड ऑफ द फैमिली को यहाँ पर सपोर्ट दिया जाएगा, उसी के तहत इसको पूरे को लाया गया है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यस, ये क्वेश्चन आपसे फैक्चुअल बेस्ड है। आप सारे मैंने वो क्वेश्चन वो लिए हैं आर्टिकल्स जो हमसे फैक्चुअल बेस्ड पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है इसके अंदर, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, रिसेंटली जो है यहाँ पर कौन प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील बने हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इस पूरे अभी सिर्फ अभी के लिए आपको जो है ब्राजील के यहाँ पर लूला दा सिल्वा जो है यहाँ पर, इनको यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने रिसेंटली 10 मिनट्स ऑफ योगा कंपलसरी करा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स के लिए एवरी डे। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक है, ये आपसे सीधा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट,
रिसेंटली एक अवार्ड है चैवलियर प्राइज जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट देती है, वो हमारे भारत के अरुणा साईराम, ठीक है, ये अवार्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर किसी इंडियन को ये अवार्ड दिया गया है तो वो अवार्ड हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट बन जाएगा, अगर वो कोई चीज जो है वो इंडियन को यहाँ पर दिया गया है। राइट एवरीवन? ठीक है भाई, तो ये वाले फैक्ट्स भी हैं, कुछ याद रखिएगा। जैसे ये सेकंड वाला पॉइंट था लूला दा सिल्वा। ये लूला दा सिल्वा जो है, जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं ब्राजील के, ये जो है इन्होंने किसको हराया है ये भी पूछा जा सकता है। इन्होंने जेर बोलोनसेरो उनको यहाँ पर जो है वो हटाया है, उनको हरा करके ये नए प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो ऐसा सवाल भी आ सकता है। नेक्स्ट, 3 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स मनाया जाता है, ये एक फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रसन्ना शेषाद्री, इनको इंडिया का पहला सिल्वर मेडल मिला है वर्ल्ड पजल चैंपियनशिप में। ये अभी रिसेंटली हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये आई नो उतना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नहीं है, पर मैंने इसको क्यों इंक्लूड करा है, क्योंकि इस बार ये 11 सालों बाद इंडिया ने यहाँ पर जीता है। ठीक है, ये वर्ल्ड पजल फेडरेशन यहाँ पर एक इवेंट है, उसको ऑर्गेनाइज करती है। तो वर्ल्ड पजल चैंपियनशिप एक जो कि प्रॉपरली आपको एक तरीके से पजल्स की फॉर्म में यहाँ पर देगी, तो ये कॉन्टेस्ट किया जाता है यहाँ पर, और 11 सालों बाद ये जो है वो जीता गया, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड किसको मिला है इसके अंदर, सिल्वर तो हमें मिला है, गोल्ड मिला है जापान के केन एंडो को। ओके, नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ये भी एक नई पोस्टिंग यहाँ पर हुई है, इजराइल के जो है वो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर चूज किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू यहाँ पर जो है रिसेंटली बनाए गए हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, रिसेंटली परमा क्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर, कॉलिन डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। परमा क्राइसिस, परमा क्राइसिस जो है, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बहुत ही हमारे पास ऐसी इंस्टेबिलिटी आ गई है। ठीक है, इनसिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी जैसी चीज बढ़ गई है। ठीक है, मतलब अभी पता ही नहीं है कि कब तक इंस्टेबिलिटी रहेगी, कब तक अस्थिरता हमारी रहने वाली है। तो परमा क्राइसिस ये वर्ड निकल के आया है, इंस्टेबिलिटी, जिसको वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया। ये आपको पता है, ऐसे फैक्ट्स जो हैं वो एमसीक्यू बेस्ड जो पीसीएस एग्जाम्स हैं, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स, उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। राइट, तो इनको भी नोट करते रहिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन इन पे बनते हैं, सो इसको आप लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले की तरफ, अगले आर्टिकल की तरफ। यस, ये इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो है एक एयरपोर्ट का नाम चेंज किया गया है, नया जो है यहाँ पर डोएंगी पोलो, डोएंगी पोलो जो है एयरपोर्ट यहाँ पर नाम रखा गया, कहाँ पर ये नाम रखा गया है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर जो ग्रीन फील्ड जो है, ऑलरेडी यहाँ पर होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था, उसको डोंगी पोलो जो है वो नाम यहाँ पे चेंज किया गया है। तो एक यहाँ पर कैबिनेट ने ही इसको अप्रूव किया है, ईटानगर में बना हुआ है ये, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, एयरपोर्ट कौन डेवलप करता है हमारे भारत में, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसके साथ मिलकर के, सेंट्रल गवर्नमेंट और वहां की स्टेट गवर्नमेंट के साथ पर्टिकुलरली मिल करके ये काम किया जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी तेजू एंड पासीघाट ये दो ऑपरेशनल हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इसमें काफी नई नई फैसिलिटीज एक्चुअली यहाँ पर दी गई है, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, काफी नई चीजें यहाँ पर दी गई हैं, सो ये भी आप याद रखिएगा। अब मुझे ये बताइए, व्हाट इज दी former name of Arunachal Pradesh? Anyone knows what is the former name of Arunachal Pradesh? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम जो है वो हुआ करता था नेफा, सुना है इसके बारे में, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, और ये प्रॉपरली 1987 में अरुणाचल प्रदेश का नाम जो है वो ये चेंज किया गया था, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है भूटान के साथ, म्यांमार के साथ और चाइना के साथ भी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और जो अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर जो इसका जो पूरा रीजन है, ये 1962 के वॉर में काफी प्रोमिनेंट रीजन था। यहीं के तावांग डिस्ट्रिक्ट से जो है 1962 का जो इंडो चाइना वॉर है वो यहाँ से स्टार्ट भी होता है। राइट, तो अरुणाचल प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट रीजन है इंडिया के लिए, जो आज के समय में अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर कंट्रोल करना चाहता है।
ये वही रीजन है, ठीक है। सो इसको भी आप जरा याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, पता होगा, 1 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ का यहाँ पर जो है वो फाउंडेशन डे है, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो यहाँ पर 1 नवंबर को फॉर्म हुआ था, कौन से ईयर में, 2000 में, ठीक है। इसीलिए छत्तीसगढ़ जो है वो यहाँ पर जो है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है छत्तीसगढ़ राज्योत्सव, ठीक है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ है इसका जो पुराना नाम था या फिर इसका माइथोलॉजिकल नेम जो हुआ करता था छत्तीसगढ़ का, वो था कौशल राज्य, ठीक है। कौशल हम यहाँ से जो है भगवान श्री राम की जो माता श्री हैं उनके नाम से यहाँ पर ये नाम पड़ा था, और फिर उसके बाद जो है नाम चेंज किया गया था। एंड आपको ये पता ही होगा, एमपी से डिवाइड होकर 1 नवंबर 2022 को क्या डेवलप किया गया, छत्तीसगढ़, ठीक है। पढ़ा है ना सबने, 2000 ईयर में तीन चीजें की गई थी इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ स्थापना हुआ था, साथ ही साथ जो एक और यहाँ पर अलग से हुए थे उत्तराखंड, याद होगा। ये आपसे जो है नवंबर के महीने में ये तीनों के सवाल किए जा सकते हैं। यूपी से सेपरेट होके उत्तराखंड जो है वो फॉर्म हुआ था। उत्तराखंड जो है वो अपना यहाँ पर जो है वो सेलिब्रेट करती है यहाँ पर सेपरेशन, यहाँ पर जो है 9 नवंबर को, ठीक है। यहाँ पर गढ़वाल कुमाऊं उनके रीजन अलग हुए थे यहाँ पर। साथ ही साथ इसी टाइम पीरियड में झारखंड जो है वो यहाँ पर जो है वो भी अलग हुआ था, कहाँ से, बिहार से। तो झारखंड बिहार से अलग हुआ था, ये सब भी एक ही साथ नवंबर महीने में ही हुआ था 2000 ईयर में, ठीक है। ये सब जो है आपको याद रखना है, भारत की इस तरीके से ये स्टेट बनती गई सारी, ठीक है। तो ये नवंबर 15 वैसे वही सेम डे है जब बिरसा मुंडा जो है उनका यहाँ पर जो है वो भी उनकी भी बर्थ एनिवर्सरी आती है इसी दिन में। तो ये याद रखिएगा, ये जो सारे एक पास है, ये कौन से एक्ट के तहत यहाँ पे हो पाती है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। ये उन्होंने जो एक्ट पास किया था इसी के तहत ये सारी जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं ये रीऑर्गेनाइज हुई हैं, जो वो यहीं से होनी शुरू हुई, बॉम्बे से, जब गुजरात महाराष्ट्र सेपरेट हुए, फिर पंजाब हरियाणा, ऐसे करते करते। तो आप ये जो है अपने जब पॉलिटी पढ़ोगे तो अपना इनका सीक्वेंस जरूर पढ़ लीजिएगा। जितनी भी स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुई हैं, हमारी स्टेट्स का जो हमने व्यवस्था करी है, पूरी व्यवस्था को आप लोग जरूर लर्न रखिएगा। सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए कि आजादी के समय जो 14 स्टेट्स थी और वो जो आज 28 हुई है, ये कैसे विभाजन हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका क्रोनोलॉजी कई बार स्टेट पीसीएस में या और एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, ये काफी सिंपल सा आर्टिकल है। स्विट्जरलैंड जो है वो यहाँ पर अब लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन की लिस्ट में आ गई है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन जो है वो स्विट्जरलैंड में है। तो ये तो आपको एक ऐसा ही फैक्ट याद रखना है, ये आपका सीधा एक जो है एक सीधा फैक्ट ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं ऐसा करना, सीधा पूछेगा लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे जो है स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये जो है इसमें 100 कोचेस हैं, 1910 मीटर्स की है, जिसमें करीब 4500 सीट्स हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये सबसे बड़ी ट्रेन हो जाएगी, ठीक है। ये स्विस के जो एल्प्स हैं वहां से ये क्रॉस करते हुए माउंटेन के रीजन से ये निकलती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक अवार्ड दिया है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। शेख हसीना किसकी बेटी है, ये शेख मुजीबुर रहमान उनकी बेटी हैं। इन्होंने यहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन, यहाँ पर जो है वो अवार्ड दिया है, फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर। क्योंकि फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान, इंडिया, और पहले हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को इंडिया की मदद से आजाद करवाया गया। ईस्ट पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी जैसी फोर्स को यहाँ पर गठित किया गया। और साथ ही साथ ये वॉर जो है जब 3 दिसंबर 1971 को शुरू होके 16 दिसंबर 1971 तक चलता है, ये 13 दिन लंबा वॉर, 13 डेज बड़ा वॉर, ये जो है ये बांग्लादेश की आजादी के लिए होता है। और बांग्लादेश इसको विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट भी करती है।
इंडिया और बांग्लादेश के जो संबंध है उनको 50 साल से ज्यादा कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, दिसंबर जब आएगा तो 51 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और उस समय जो शेख हसीना है अभी, इनके फादर शेख मुजीबुर रहमान, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश, बांग बंधु इनके नामों से जाना जाता रहा है, तो लिबरेशन में जिन लोगों ने यहाँ पर मदद करी थी, ऐसे ही उनको ये अवार्ड दिया गया है। उस समय ये अवार्ड दिया गया इस बार यूएस के सीनेटर, नाम आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, एडवर्ड कैनेडी, पोस्टह्यूमसली दिया गया, मरणोपरांत ये अवार्ड उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, क्योंकि उन्होंने भी, वो भी यहाँ पर जो है वो जो भी पाकिस्तान यहाँ पर जेनोसाइड कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान में इनोसेंट बंगाली पीपल के ऊपर, उसमें जो यूएस की गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल था और जो कैनेडी ने यहाँ पर स्टैंड लिया था बांग्लादेश के लिए, उसी के लिए यहाँ पर उनको ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? ये आप याद रखिएगा, पूरे पूरे फैक्ट्स हमसे ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारे आपके जो है करंट अफेयर्स थे नवंबर मंथ के। आई होप सब लोगों को ये सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने और नए करंट अफेयर्स लेके आऊंगी, जिसमें हम और नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को करेंगे विद द बैकग्राउंड। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।